हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ्स एकेडमी बाय खोमित सर आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के सेशन के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस सेशन में हम अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, पॉलिटिकल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। साथ ही साथ अगर हम आपके एग्जाम की बात करें तो प्रयोगशाला परिचालक में आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और हम चाहते हैं आप 10 आउट ऑफ 10 लेकर के आओ। ओके, शुरुआत करते हैं आज के सेशन का और आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जितने भी आप अप्लाई करेंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हम अलग अलग सीरीज में अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ओके, चलिए, करंट अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या चीज हो जाती है कि राज्य स्तरीय जितनी भी चीजें हो रही है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, इकोनॉमिकल हो या अदर मीन्स में हो, सारी चीजों पे हमें फैक्चुअल बात करनी है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक एक चीज को डीपली पढ़ेंगे, लेकिन हम डीपली एनालिसिस के आधार पर कंक्लूजन जरूर रीड कर सकते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं हम यहां से आज पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के थ्रू जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं हम आपको यहां पर आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ की जीएसटी वृद्धि दर कितनी रही? यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात की जा रही है, 24-25 के बारे में। तो आपको याद रखना है कि जीएसटी वृद्धि दर की बात जहां भी आएगी तो जीएसटी से रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना। पहला कि जीएसटी अप्लाई कब हुआ, पहली चीज अप्लाई कब हुआ, तो आपको याद रखना है जीएसटी का एप्लीकेशन हुआ है 2015 में। ठीक है, 2015 से जीएसटी का शुरुआत किया गया है। इसी समय हमारा नीति आयोग बना था, यह भी आपको याद रखना है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 2015 में। ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज हम आते हैं छत्तीसगढ़ के अपने क्वेश्चंस के बिहाफ में। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका जीएसटी वृद्धि दर के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, जीएसटी वृद्धि दर छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें 2024 से 2025 के दौरान, फाइनेंशियल यानी वित्त वर्ष के दौरान हमारा वृद्धि परसेंट रहा है 18% का। ध्यान रखिएगा, 18% का। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, दैट इज 18%। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन अगर आप यहां पर देखेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को जीएसटी और वैट से कुल कितना कर राजस्व प्राप्त हुआ है, यानी टैक्स रिवेन्यू छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को कितना प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अभी जिस तरीके से हमने बात किया जीएसटी के रिगार्डिंग कि जीएसटी में हमारा कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, जीएसटी में वृद्धि हमारी दर्ज की गई है 18% की। और 18% वृद्धि के साथ साथ 18% वृद्धि के साथ साथ हमारे राज्य को यानी छत्तीसगढ़ को कुल 23,448 करोड़ रुपए का वैट और जीएसटी कर राजस्व प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, यहां पर करेक्ट ऑप्शन जो बन जाएगा वो होगा आपका बी। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के पहला किसान स्कूल के रिगार्डिंग। ध्यान रखेंगे, किसान विद्यालय से संबंधित आपको यहां पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल किस जिले में स्थापित किया गया। अब सबसे पहले समझने वाली जो बात है वो ये है कि किसान स्कूल में होता क्या है। तो ध्यान रखेंगे, किसानों को खेती के गुण सिखाया जाना, खेती किस तरीके से करना है, कितना खाद उपयोग में लाना है, कैसे मिट्टी की उपजाऊता को बढ़ाते हुए रखना है, फर्टिलिटी को मेंटेन करना है, इसके बारे में बताया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल हमारे जांजगीर चांपा जिले में हुआ है। ध्यान रखेंगे, कहां पर हुआ है? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा का अगर आप लोकेशन देखे होंगे तो छत्तीसगढ़ के सबसे गर्म जिलों में से एक का नाम आता है जांजगीर चांपा। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, विजिबल है ना, ऑप्शन विजिबल है ना। चलिए हम कलर बदल लेते हैं, यहां पे ब्लैक पे ही रखते हैं, ब्लैक से ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव कब आयोजित किया गया? तो ध्यान रखेंगे, हम सभी को पता है खरीफ सीजन के बाद, खरीफ सीजन जब हमारा होता है तो खरीफ सीजन के बाद धान खरीदी होती है, धान खरीदी के बाद हमारा शुरू होता है चावल उत्सव। ध्यान रखिएगा, चावल उत्सव शुरुआत की जाती है और चावल उत्सव इस बार का चावल उत्सव हमारा 1 जून से 7 जून 2025 के बीच में सेलिब्रेट किया गया है, आयोजित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में राज्य स्तर पे चावल उत्सव का टाइमिंग क्या है, डेट क्या है? 1 से लेकर के 7 जून। क्लियर रहेगा? चलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहां पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके
प्रयोगशाला परिचालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा एक एक पॉइंट को रिलेट करके याद करने के लिए, स्क्रिप्ट के थ्रू याद करने के लिए, जिससे कि ज्यादा और लंबे समय तक आपको ये सारी चीजें याद रहे। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसीपीएल सीजन, ध्यान रखेंगे, सीसीपीएल सीजन 2 के फाइनल में किन दो टीमों ने संयुक्त विजेता घोषित किया गया? किन दो टीम को संयुक्त विजेता यानी कंबाइंड फॉर्म में, ध्यान रखेंगे कंबाइंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो कंबाइंड विनर, ज्वाइंटली, ध्यान रखिएगा ज्वाइंट रूप से विनर घोषित किया गया है यहां पर सीसीपीएल में, याद रखेंगे हमारा है रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर्स को। ध्यान रखिएगा रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर्स, इन दोनों जिलों के टीमों को, जो हमारा टीम है, इन टीम को कंबाइंड रूप से ज्वाइंटली यहां पर विजेता घोषित किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लियोर ओएना। क्या है हमारा? लियोर ओएना। ध्यान रखेंगे लियोर ओएना। लियोर ओएना बुक किस चीज पर आधारित है या किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन को बहुत ही अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। कहीं पे ऑप्शन को क्वेश्चन बना करके बुक का नाम पूछा जा सकता है, बुक के बिहाफ में कंसर्न के बारे में बात की जा सकती है, यानी कि जो पुस्तक लिखी गई है उस पुस्तक का आधार क्या है। तो ध्यान रखिएगा लियोर ओएना नक्सली हिंसा के पीड़ितों से रिलेटेड है। किससे? अगर आप देखेंगे तो दंडकारण्य क्षेत्र की मैं बात करूं, ध्यान रखेंगे दंडकारण्य क्षेत्र में नक्सल गतिविधियां ज्यादा पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में नक्सल गतिविधियां ज्यादा पाई जाती हैं। वहां के बहुत सारे जिले जैसे बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, जगदलपुर, ये सारे जगहों पर अगर आप देखेंगे तो नक्सली गतिविधियां ज्यादा मिलती है। साथ ही साथ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर हो गया, महाराष्ट्र तेलंगाना का बॉर्डर हो गया, इसके अलावा तेलंगाना छत्तीसगढ़ का बॉर्डर हो गया। इन सभी जगहों पर नक्सली गतिविधियां ज्यादा देखने को मिलती है, एक्टिविटीज ज्यादा होती है। तो दंडकारण्य में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे मेजर इशू है नक्सलिज्म का। तो याद रखिएगा लियोर ओएना जो बुक है हमारा नक्सली हिंसा के पीड़ितों पर आधारित है। ध्यान रखेंगे नक्सली हिंसा के पीड़ितों पर आधारित है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एनएससी, ध्यान रखेंगे एनएफएसयू और सीएफएसएल कैंपस की आधारशिला कहां रखी है? ध्यान रखेंगे अमित शाह जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री हैं हमारे, एनएफएसयू और साथ ही साथ आपके सीएफएसएल कैंपस की आधारशिला कहां रखी है? तो ध्यान, जिस तरीके से हम जानते हैं कि हमारे लिए रायपुर, पहले टाइम में रायपुर और प्रेजेंट में रायपुर का जो डेवलपमेंट हुआ यानी कैपिटल टेरिटरी दिल्ली की तर्ज पे, जैसे दिल्ली में एनसीआर रीजन होता है उसी तरीके से रायपुर में भी न्यू कैपिटल डेवलपमेंट एरिया, ठीक है, न्यू कैपिटल डेवलपमेंट एरिया एनसीडीए के बिहाफ में रायपुर का एक्सटेंशन हो रहा है। और रायपुर का एक्सटेंशन पहला है हमारा नवा रायपुर अटल नगर। ध्यान रखेंगे नवा रायपुर अटल नगर। तो नवा रायपुर अटल नगर में ही अमित शाह जी ने एनएफएसयू और सीएफएसएल कैंपस की आधारशिला रखी है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। इसके अलावा आपको कुछ फैक्ट याद रखना है कि भारत का पहला एआई बेस्ड डेटा पार्क भी हमारे छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में ही स्थापित किया गया है। इसके अलावा नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन के बारे में बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो नवा रायपुर में ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की भी आधारशिला रखी गई है। क्लियर रहेगा। चलिए तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास आई हब से रिलेटेड। ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या है हमारा? आई हब पहल का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ आई हब? ठीक है, आई हब क्यों शुरुआत किया गया? तो ध्यान रखिएगा आई हब, इसका नाम ही क्या है? आई हब। इसका क्या मतलब हो गया? इंटरनेट से रिलेटेड होगा। पहली चीज आई है दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, इन सारी चीजों से रिलेटेड होगा। तो आई हब का जो पर्पस है वह है हमारा राज्य के जितने भी पर्यटन स्थल हैं, राज्य के पर्यटन स्थल, ध्यान रखिएगा राज्य के पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय आधार पर यानी देश में, पूरे देश में स्वदेश भ्रमण योजना में, स्वदेश पर्यटन केंद्र में शामिल कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। आई हब का उद्देश्य क्या होगा? तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि आई हब योजना, आई हब पहल, आई हब स्कीम का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ध्यान रखिएगा पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है,
पर्यटन को बढ़ावा देना। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बन जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का नक्सलवाद को, ध्यान से देखेंगे, नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य कब तक है। यानी नक्सलवाद को कंप्लीटली एब्रोगेट करने का, नक्सल एक्टिविटीज को कम करने का टारगेट क्या लिया गया है कि हम कब तक नक्सल मुक्त हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, यहां पे नक्सलवाद जो है देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है इंटरनली। एक्सटर्नली देखेंगे आप तो टेररिज्म, इंटरनली देखेंगे तो माओवादी, नक्सलिज्म, ये सब हमारे लिए क्या है, मुख्य रूप से समस्या के तरह देखी जाती है, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट रुकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रुकता है। ठीक है, किसी भी तरीके के नक्सल गतिविधियों से हमारा विकास रुकता है किसी न किसी फॉर्म में, यह चीज आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में 31 मार्च 2026, ध्यान रखेंगे 31 मार्च 2026 तक का डेडलाइन रखा है कि इस समय तक हम पूरे कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, नक्सल मुक्त होंगे, हमारे यहां नक्सलिज्म जैसी कोई एक्टिविटीज नहीं होगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा केयर एज राज्य रैंकिंग से रिलेटेड, ध्यान रखेंगे केयर एज राज्य रैंकिंग। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में, ध्यान रखेंगे 2025 में छत्तीसगढ़ ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। यानी केयर एज स्टेट रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का वैल्यू क्या है, छत्तीसगढ़ की पोजीशन क्या है। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ को मीडियम और लार्ज स्टेट कैटेगरी में, मीडियम एंड लार्ज स्टेट, ठीक है, मध्यम एवं बड़े राज्यों के कैटेगरी में, वर्ग में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा, 7th पोजीशन प्राप्त हुआ है किसके द्वारा, केयर एज स्टेट रैंकिंग में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहां पर क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संरक्षण मिशन शहरी, ध्यान रखिएगा भूजल संरक्षण मिशन, ठीक है, क्लियर रहेगा, अंडरग्राउंड वाटर कंजर्वेशन मिशन। ठीक है, तो अर्बन एरिया में अंडरग्राउंड वाटर के कंजर्वेशन के बारे में बात की जा रही है यहां पर छत्तीसगढ़ में। तो ध्यान रखना है आपको कि इसका शुभारंभ कब किया गया है, तो 20 मई 2025 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा शहरी क्षेत्रों में अंडरग्राउंड वाटर कंजर्वेशन की बात कही गई है, आधारशिला रखी गई है। और इस योजना का यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संरक्षण मिशन शहरी का शुभारंभ किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका बन जाएगा सी। ठीक है, क्लियर रहेगा। आगे बढ़े, चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस धान की किस्म को राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती योजना में शामिल किया है। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक एवं जैविक खेती योजना में शामिल किया गया है। इससे पहले आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ के किस चावल के या किस धान की किस्म की हमारी जीआई टैग प्रोवाइड की गई है। पहली चीज आपको यहां पे एक फैक्ट ये भी याद रखना होगा जीआई टैग से रिलेटेड, तो आप ध्यान रखेंगे नगरी दुबराज के रिगार्डिंग। ठीक है, कौन सा, नगरी दुबराज, जीआई टैग के लिए नगरी दुबराज, क्लियर रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज, जब आप ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ते हो जहां पे ऐतिहासिक या फिर पर्यटन से रिलेटेड कोई वर्ड आता है या कोई शहर का नाम आता है, तो रिलेटेड फैक्ट्स को भी आप यहां पर याद रखेंगे। जैसे नगरी सिहावा, धमतरी क्षेत्र के बारे में अगर मैं बात करूं, यहीं पर आपका जैसे नगरी नाम आया तो धमतरी में याद रखेंगे आप धमतरी सिहावा। सिहावा से हमारा कौन सी नदी निकलती है, महानदी निकलती है धमतरी के सिहावा क्षेत्र से। क्लियर रहेगा। तो यहां पर आते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है धान के किस किस्म को राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती योजना में शामिल किया गया है, तो वो है आपका विष्णुभोग। कौन सा, विष्णुभोग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, डी, दैट इज विष्णुभोग। आगे बढ़े, चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ सरकार ने कलाकारों और साहित्यकारों को मासिक सहायता राशि को बढ़ाकर कितने रुपए देने का निर्णय किया है। ध्यान रखेंगे, कितने रुपए देने का निर्णय किया है राज्य सरकार ने कलाकार और साहित्यकारों को। ठीक है, जितने भी लिटरेट्स हैं और एक्टर्स हैं इन सभी को,
क्लियर रहेगा। कलाकार जितने भी हैं हमारे यहाँ, उन सभी को मासिक सहायता के रूप में 5,000 रुपए देने का निर्णय किया है। पहले ये राशि 3,000 की थी, 3,000 रुपए की थी, और बढ़ा करके इसको 5,000 रुपए कर दिया गया है। क्लियर है। तो बढ़ी हुई राशि हमारी कितनी है? 5,000 रुपए। तो अब जितने भी कलाकार हैं और साहित्यकार हैं छत्तीसगढ़ को, अब उनको मासिक सहायता राशि 5,000 रुपए की मिलेगी। तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025 के तहत कितनी उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को बस किराया पूरी तरह माफ किया गया है? यानी जीरो ट्रैवलिंग चार्ज, जीरो टिकटिंग चार्ज। ध्यान रखिएगा, जीरो ट्रैवलिंग चार्ज, जीरो टिकटिंग चार्ज। अगर हम स्टेट लेवल पे बात करते हैं, राज्य स्तर पे बात करते हैं, तो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जो बसें चलाई जाती है, उन सभी बसों में 80 वर्ष से अधिक उम्र के, ध्यान रखिएगा, 80 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी नागरिक हैं, इन सभी को किराया मुक्त करने की बात की गई है। बस किराया पूरी तरह से माफ करने की बात की गई है। हाल ही में यह फैसला मुख्यमंत्री, जो प्रेजेंट सरकार है हमारा, इसमें मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की सहमति के साथ इस फैसले को लिया है, और 80 वर्ष से जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिक हैं, इन सभी को बस किराया मुफ्त दिया जाएगा। क्लियर है? क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? पहले क्या है और नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आजादी के 75 साल पूर्ण होने की अगर हम बात करें, तो यहां पर अमृत मिशन योजना चालू किया गया था। ठीक है, अमृत स्टेशन योजना शुरुआत की गई थी भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अमृत मिशन योजना के तहत अमृत स्टेशन की योजना शुरुआत की गई थी। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में 5 स्टेशन को चुना गया था, जिसमें पहला स्टेशन था अंबिकापुर। ध्यान रखेंगे, अंबिकापुर। ठीक है, अंबिकापुर, उरकुरा, भिलाई, डोंगरगढ़। 5 जगहों की अगर हम बात करें तो डोंगरगढ़, ठीक है, डोंगरगढ़, और एक था आपका भानु प्रतापपुर। ठीक है, तो इन 5 स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, और जो शामिल नहीं है वो है आपका रायपुर। दैट इज करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ सरकार ने ईवी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मिलने वाली अधिकतम सब्सिडी कितनी कर दी है? तो जब पहली बार ईवी का कॉन्सेप्ट आया था, ईवी के बारे में बात हो रही थी, तो राज्य सरकार ने 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी की घोषणा की थी। ध्यान रखेंगे, राज्य सरकार 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रही थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने पर। अब इसको कम करके 1 लाख रुपए कर दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। क्लियर, याद रहेगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे पहले कितना मिलता था? 1.5 लाख राज्य सरकार देती थी। अब कितना सब्सिडी मिलेगा? अब मिलेगा 1 लाख। तो 1.5 लाख से कम करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सब्सिडी जो है 1 लाख रुपए कर दिया गया है। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका डी। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, यहां पे ध्यान से देखेंगे, किस विश्वविद्यालय को देश के सर्वश्रेष्ठ चावल अनुसंधान केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है? ध्यान रखिएगा, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? पूछा जा रहा है सर्वश्रेष्ठ चावल अनुसंधान केंद्र। ध्यान रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ चावल अनुसंधान केंद्र कहां? पूरे भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, इंडिया लेवल पे। तो इंडिया लेवल पे आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी कृषि अनुसंधान केंद्र जो है हमारा रायपुर में, उसको पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ चावल अनुसंधान केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है। और कृषि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय हमारा कहां पर है? रायपुर में। ध्यान रखेंगे, रायपुर में है IGKV, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। और कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही चावल अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, जिसको सर्वश्रेष्ठ चावल अनुसंधान केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है राष्ट्र स्तर पर, यानी देश भर में। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका बन जाएगा ए। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के
किस कलाकार या अभिनेता को, किस कलाकार या अभिनेता को विजनरी इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ध्यान रखेंगे, विजनरी इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जितने भी अवार्ड्स, जितने भी पद्म पुरस्कार, जितने भी पद्म विभूषण, पद्मश्री और आपका पद्म विभूषण, तीनों अवार्ड्स में अगर मैं बात करूं तो तीनों पद्म अवार्ड के, और साथ ही साथ किसी भी कलाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हो, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हो, इसके अलावा और भी कोई पुरस्कार मिला हुआ हो, उन सब चीजों को आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कलाकार और अभिनेता को, ध्यान रखिए, कलाकार और अभिनेता को, कलाकार और अभिनेता को, ठीक है, क्वेश्चन है यहां पर हमारा, कलाकार और अभिनेता को सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर। इनका क्या नाम है? डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर। तो हाल ही में डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर जी को विजनरी इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्लियर रहेगा, याद रहेगा ये चीज, ठीक है। चलिए, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, दैट इज डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने कि डॉक्टर जयमती कश्यप को, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर जयमती कश्यप को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान मिला? मैं यहां पर आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि इस सेशन में हम अवार्ड्स के क्वेश्चन को भी कवर करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम अवार्ड्स को इस क्वेश्चन में शेयर किया जाएगा आपको, और साथ ही साथ सारी चीजों को कवर करते हुए आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। उससे रिलेटेड प्रीवियसली कोई अवार्ड मिला हो, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन है अभी इस बार, डॉक्टर जयमती कश्यप को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान मिला है? तो ध्यान रखिएगा, नक्सल क्षेत्रों में महिला शिक्षा, साथ ही साथ सामाजिक सुधार, समाज सेवा, इन सभी चीजों के लिए डॉक्टर जयमती कश्यप को देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, डॉक्टर जयमती कश्यप, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर जयमती कश्यप, डॉक्टर जयमती कश्यप जी को कौन सा अवार्ड मिला है? तो देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान। पर्पस क्या था? तो समाज सेवा, महिला सुधार, इन सभी क्षेत्रों में अतुलनीय योगदान देने के लिए डॉक्टर जयमती कश्यप को देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्लियर रहेगा, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, छत्तीसगढ़ की कमला देवी का संबंध किस खेल से है? पहली चीज ध्यान रखेंगे, अगेन हम यहां पर बहुत सारे प्लेयर्स का, स्पोर्ट्स रिलेटेड, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड, इन सभी चीजों में जो भी इंडिविजुअल और एज वेल एज ग्रुप, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअल और ग्रुप में जितने भी अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, कमला देवी का संबंध किससे है पूछा गया है। तो आपको यहां पर याद रखना है कि कमला देवी ने हाल ही में अभी कबड्डी में, एशिया के कबड्डी की अगर मैं बात करूं तो कबड्डी खेल में एशिया में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। ध्यान रखिएगा, कबड्डी में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है और इनको गोल्ड मेडल मिला है। क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। ध्यान रखिएगा, गोल्ड मेडल मिला है कबड्डी में। क्लियर? तो यहां पूछा जा रहा है कि संबंध किस खेल से है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, कबड्डी। ठीक है, क्लियर रहेगा, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की अनीशा साहू और गीता यादव का संबंध किस खेल से है? ठीक है, यहां पर पर्सन के साथ साथ स्पोर्ट्स के बारे में भी पूछा जा रहा है कि ये जो पर्सन है वो किस खेल से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है कि अनीशा साहू और गीता यादव दोनों राजनांदगांव जिले की हैं। ध्यान रखेंगे, राजनांदगांव जिले की हैं, और दोनों जो है हॉकी खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है, हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, याद रहेगा ये चीज, पूछा गया है अनीशा साहू गीता यादव संबंध किस खेल से, तो आपको याद रखना है हॉकी। करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, KIYG, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में छत्तीसगढ़ ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल कितने पदक जीते हैं? तो ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी हाल ही में 2025 का बिहार में आयोजित किया गया था, और बिहार में आयोजन के दौरान छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की पदक तालिका जो है वो है आपका टोटल 14। तो टोटल मेडल जो हमें मिला है, हमारे राज्य को मिला है, छत्तीसगढ़ को जो मिला है वो है आपका 14। तो अब याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मतलब छत्तीसगढ़ में
14 मेडल। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़े, चलिए, समझ आ रहा है ना चीजें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क। ध्यान देखेंगे, एक्वा पार्क, टूरिस्ट प्लेस के बारे में बात हो गई, अभी तक स्पोर्ट्स चल रहा था, इससे पहले लिटरेचर के बारे में बात हो रही थी, उससे पहले आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात हो रही थी। अब देखिए यहां पर आपको आ गया वाटर एडवेंचर। ठीक है, वाटर एडवेंचर के बारे में हो रही है बात। पहला एक्वा पार्क, एक्वा विलेज एक्वा पार्क, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क किस जिले में बनाया जाएगा, किस स्थान पर नहीं, किस जिले में बनाया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क हसदेव, ध्यान रखिएगा, हसदेव बांगो नदी के डुबान क्षेत्र में, हसदेव बांगो डुबान क्षेत्र, डुबान क्षेत्र मतलब जहां पे एक्सेस वाटर हो जाती है, डुबान क्षेत्र जो है हमारा, उसमें हम क्या करने वाले हैं, एक्वा पार्क बनाने वाले हैं, स्थापित करने वाले हैं। क्लियर रहेगा, और हसदेव बांगो का डुबान क्षेत्र कहां पर है, कोरबा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर सी। जैसे ही कोरबा का नाम आए तो 4-5 टूरिस्ट प्लेस आपको वहां पर और ध्यान रखना है, सतरंगा, बुका, जोरा घाट, ये सारे क्षेत्र जो है हमारे क्या हैं, एक्वा पार्क से रिलेटेड टूरिस्ट प्लेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टूरिज्म के पर्पज से इन सभी चीजों को डेवलप किया जा रहा है ताकि जिले की रेवेन्यू टूरिज्म के बिहाफ में बढ़ जाए। क्लियर, तो जिले की रेवेन्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली छत्तीसगढ़ राज्य का राजस्व बढ़ेगा। ठीक है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बन जाएगा, सी। आगे बढ़े, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला एआई केंद्रित स्पेशल इकोनॉमिक जोन। थोड़ी देर पहले हमने आपसे बात किया था कि भारत का पहला एआई बेस्ड डेटा पार्क, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एआई बेस्ड डेटा पार्क कहां पर स्थापित हो रहा है, तो नवा रायपुर में। सेम मैनर में भारत का पहला एआई बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दैट इज SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कहां स्थापित किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि ये जो आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है, ये हो रही है आपके एआई बेस्ड वाले डेटा पार्क से रिलेटेड। ठीक है, तो ये स्थापित किया जाएगा नवा रायपुर में। कहां पर, नवा रायपुर में, अटल नगर नवा रायपुर में। तो इसका भी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, नवा रायपुर, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं छत्तीसगढ़ का। अभी देखिए ये अपॉइंटमेंट्स के बारे में आ गई, यानी पदाधिकारियों के नियुक्ति से रिलेटेड, नियुक्ति से संबंधित चीजें हमारे पास आ रही हैं क्वेश्चंस में। तो हमको यह भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है, तो हमारे पास प्रेजेंट में यशवंत कुमार जी जो हैं, ध्यान रखिएगा, यशवंत कुमार को हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति दी गई है। क्लियर रहेगा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए। ठीक है, आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, हैंडीक्राफ्ट्स, ध्यान रखिएगा, हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन किसको बनाया गया है। हैंडीक्राफ्ट्स में, हैंडीक्राफ्ट्स की जब बात आती है तो एक बात आपको याद रखना है, ठीक है, मोर, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स में याद रखना है कि एक छत्तीसगढ़ के हैंडीक्राफ्ट से बना हुआ हस्तशिल्प एक मोर गिफ्ट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा थाईलैंड के प्रधानमंत्री को। यह चीज आपको याद रखना है। क्लियर रहेगा, आगे हम उस पर भी बात करेंगे। तो पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में। तो पहली नियुक्ति चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, दूसरी नियुक्ति यहां पर हमारा कौन सा आ गया, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड। तो याद रखना है श्रीमती शालिनी राजपूत जी को हाल ही में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी। आंसर हमारा होगा श्रीमती शालिनी राजपूत। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ में कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। हमारे यहां अगर आप देखेंगे तो कुछ समय पहले, आज से 10 साल 15 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले पोलियो अभियान चलाया जाता था, पोलियो उन्मूलन अभियान, जिसमें पोलियो मुक्त भारत की टारगेट लिया गया था। और उस समय 2 बूंद जिंदगी की बोल करके
पोलियो की खुराक दी जाती थी बच्चों को जो 5 साल से छोटे थे। ठीक है, अब उन्हीं सिलसिले में अगर आप देखेंगे तो यहां पे टीबी भी हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या है। टीबी आपको दो प्रकार की होती है, एक पल्मोनरी होती है और एक आप अगर देखेंगे जिसमें एक गांठ बन जाता है, एक इंसान को अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर जब आप देखेंगे तो टीबी मुक्त घोषित करने की बात हो रही है, तो ग्राम पंचायत, ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में राज्य स्तर पे 4103 ग्राम पंचायत अभी तक टोटल ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत कितने हो गए हमारे पास, 4103 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है पूरे राज्य स्तर पर। क्लियर रहेगा ये चीज, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहां पर सी। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने कि छत्तीसगढ़ ने 2047 तक, ध्यान से देखिएगा, आज हम 2025 में खड़े हैं और हमारा टारगेट लिया जा रहा है 22 साल का। ध्यान रखिएगा, 22 साल के टारगेट में कितनी राशि की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य वो निर्धारित किया है। यानी कि जैसे इंडिया लेवल पे हम बात करें तो वर्ल्ड में 4th नंबर के जीडीपी पे हम पहुंच गए हैं। ध्यान रखिएगा, 4th सबसे लार्जेस्ट जीडीपी कंडीशन में हम लोग पहुंच गए हैं, जीडीपी वाले कंट्री में पहुंच गए हैं। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य जो है उन्होंने अपने आगामी 22 सालों तक का एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम 2047 तक जो हमारा अर्थव्यवस्था का टारगेट जो है, अर्थव्यवस्था तक का जो हमारा टारगेट है वो कितना हो जाएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार ने 2047 तक का, राज्य सरकार 2047 तक टारगेट लिया है हमारा 75 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन जाएंगे हम। यानी छत्तीसगढ़ जो है 75 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन जाएगा 2047 तक। ऐसा टारगेट करके इसके ऊपर कार्य किया जा रहा है, इस टारगेट को अचीव करने का कार्य शुरू किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहां पर डी। ठीक, आगे बढ़े, चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, कोंडागांव नारायणपुर गढ़चिरौली मार्ग। ध्यान रखिएगा, कोंडागांव नारायणपुर गढ़चिरौली यानी छत्तीसगढ़ से लेकर के महाराष्ट्र तक का रीजन। पहले कोंडागांव, नारायणपुर, उसके बाद गढ़चिरौली। ध्यान रखिएगा, गढ़चिरौली, इसमें जो अभी तक का नेशनल हाईवे था उसका नाम चेंज कर दिया गया है, उसकी नंबरिंग बदल दी गई है। तो आप ये रखेंगे याद, पर्यटन से और साथ ही साथ परिवहन से संबंधित। ध्यान रखिएगा, पर्यटन और परिवहन से संबंधित हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, नेशनल हाईवे किस नंबर से जाना जाएगा। तो आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र की तरफ जाने वाली कोंडागांव नारायणपुर गढ़चिरौली नेशनल हाईवे आज से, अब से नेशनल हाईवे 130D के नाम से जाना जाएगा। कौन से नाम से जाना जाएगा, 130D, 130D के नाम से जाना जाएगा, नेशनल हाईवे 130D। क्लियर, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे बड़ी चीज है यहां पर कोंडागांव और नारायणपुर, साथ ही साथ गढ़चिरौली नक्सलिज्म के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। यहां पर नक्सली गतिविधियां अक्सर होते रहती है। यहीं पर ब्लैक फॉरेस्ट, इन्हीं सारे एरिया में ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया जाता है, नक्सल मुक्त अभियान चलाया जाता है। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो गया आपका ए। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, राज्य स्तरीय बौद्ध महोत्सव। क्या है यहां पर, बौद्ध महोत्सव का आयोजन 1 जून 2025 को किस स्थान पर हुआ। हम सभी जान रहे हैं बौद्ध महोत्सव। तो पहला क्वेश्चन अगर ऐसा पूछता है आपसे कि राज्य स्तरीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन कब हुआ, तो 1 जून 2025 को। कहां हुआ, तो ध्यान रखना है कि भोंगापाल में, इस जगह पे भोंगापाल बौद्ध महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया है। भोंगापाल, किस जगह पर, भोंगापाल में, जगह का नाम भोंगापाल। डेट पूछे कब हुआ, 1 जून 2025 को। ठीक है, राज्य स्तरीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस बौद्ध महोत्सव में अगर आप लोग हिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे तो बौद्ध संगीति का आयोजन होता था। ठीक है, टोटल 4 बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और चौथे में बौद्ध धर्म जो है अलग अलग शाखा में बट गया, हीनयान, महायान, हम सब जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर सेम मैनर में बौद्ध महोत्सव का आयोजन हुआ। वहां पे बुद्धिज्म के थॉट्स के बारे में बात की जाती है, उनके विचार के बारे में बात की जाती है, उनकी शिक्षा के बारे में बात किया जाता है। यानी ये भी एक आपका आर्ट एंड कल्चर से संबंधित क्वेश्चन है। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी। राज्य स्तरीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन कब हुआ,
1 जून 2025 कहां हुआ? भोंगापाल। क्लियर रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय, फर्स्ट जनजातीय संग्रहालय के बारे में बात की जा रही है कि कहां स्थापित किया गया है। मतलब हमें ये बताना है, क्वेश्चन में आंसर करना है कि जनजातीय संग्रहालय किस जगह पर है। ठीक है, प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है। अगर डिस्ट्रिक्ट भी बोलता तो हम डिस्ट्रिक्ट का भी आंसर यहां पर ले सकते थे। तो याद रखना है नया रायपुर। कहां? नया रायपुर में राज्य का पहला, नया रायपुर में राज्य का पहला, याद रहेगा, राज्य का पहला। क्लियर है। नया रायपुर राज्य का पहला क्या? तो जनजातीय संग्रहालय, जातीय संग्रहालय। क्लियर। करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बन जाएगा आपके लिए? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी, दैट इज नवा रायपुर। नया रायपुर में बहुत सारी चीजों का, अगर आप देखे होंगे तो बहुत सारी चीजें नई नई स्टार्ट हो रही है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एआई बेस्ड डेटा पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एआई बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सारी चीजें नया रायपुर। तो बहुत सारी चीजों का आंसर आपको यहाँ पे नया रायपुर देखने को मिलेगा। जो भी न्यू मिशन स्टार्ट हो रहा है, नए नए मिशन आ रहे हैं, प्लानिंग आ रही है, उन सभी चीजों का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जैविक शहद ब्रांड सोन हनी, ध्यान रखिएगा, सोन हनी, इससे हमारा एग्रीकल्चर, किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस। ठीक है। कृषि आधारित व्यवसाय हमारा यहां पर एक आ गया क्वेश्चन कि सोन हनी किस जिले में तैयार किया गया है। हनी तो हर जगह मिलता है, शहद आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन सोन हनी यहां पे ब्रांडिंग की जा रही है। सोन हनी किस जिले में तैयार किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ का नॉर्दर्न पार्ट का एक जिला है कोरिया, और कोरिया में ही सोन हनी ब्रांड को शुरुआत किया गया है, शहद का शुरुआत किया गया है। यानी ब्रांड का नाम क्या है? सोन और शहद। तो सोन हनी ब्रांड का शहद जो है हमारे पास कोरिया जिले में तैयार किया गया है। करेक्ट ऑप्शन हमारा बन जाएगा डी। कोरिया जिला से संबंधित एक चीज याद रखिएगा कि कोरिया जिला से संबंधित ही हमारा यहां पर मनेन्द्रगढ़, भरतपुर चिरमिरी एक अलग जिला बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, चिरमिरी एक अलग जिला बनाया गया है, किससे अलग करके? कोरिया जिले से। ठीक है। क्लियर रहेगा। मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी एक जिला बनाया गया है कोरिया से अलग करके। क्लियर रहेगा। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे बात किया था इसके मामले में, जब हम आपसे बात कर रहे थे हाईवे के बारे में। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ के कोंडागांव, नारायणपुर, गढ़चिरौली हाईवे को किस नाम से जाना जाएगा। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताया था, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का नाम आया था वहां पे। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, यानी जैसे जिस तरीके से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है, तो यहां पर क्या है, जंगलों में जो गतिविधियां हैं, नक्सलियों की, माओवादियों की गतिविधियां हैं, उन सभी को कंट्रोल करने और नक्सली उन्मूलन को चलाने के लिए, नक्सली उन्मूलन अभियान को चलाने के लिए यहां पे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की शुरुआत की गई है। तो हमारा यहां पर अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का आंसर आपको यहां पर दिख रहा होगा, नक्सली विरोधी अभियान से। तो जैसे ही यहां पे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का नाम आया तो याद रखना है ऑपरेशन सिंदूर, तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर क्या था, याद रखिएगा, पहलगाम अटैक का काउंटर ऑपरेशन था हमारा, क्या, ऑपरेशन सिंदूर। क्लियर रहेगा, भारत की तरफ से काउंटर ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम अटैक के बाद। क्लियर रहेगा, यहां पर क्लियर है। यानी स्थिति ऐसी आ गई थी कि अब सभी को लग रहा था कि एक बहुत बड़ा वॉर कन्वर्ट हो जाएगा, बट बीच में हमारा क्या हो गया, सीज फायर। ठीक है, सीज फायर की घोषणा कर दी गई और यहां पर युद्ध विराम की घोषणा हुई। क्लियर रहेगा। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर भी याद रखना है। और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में शामिल है कौन कौन से, सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, डिस्ट्रिक्ट रेजिमेंट गार्ड की अगर हम बात करें, डीआरजी के जवान, इसके अलावा लोकल पुलिस, सब यहां पर शामिल है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में। यानी सबका टारगेट है नक्सल विरोधी गतिविधियों की अगर हम बात करें तो उसको बढ़ावा देना, यानी नक्सलियों का विरोध करना, नक्सली उन्मूलन लाना। ठीक है,
क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा हमारा ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है करेगुट्टा पहाड़ी। करेगुट्टा की पहाड़ी जो है, करेगुट्टा की पहाड़ी है, सबसे इंपॉर्टेंट है किस पर्पस के लिए? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के लिए। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ध्यान रखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी करेगुट्टा की पहाड़ियों पे नक्सली लोगों का एक बड़ा ठिकाना माना जाता है। ठीक है, करेगुट्टा की पहाड़ी, क्लियर रहेगा। और ये है आपका छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पे। कहां पे है? छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर करेगुट्टा की पहाड़ियां हैं, जहां पे नक्सली लोगों का बहुत ही ज्यादा गतिविधि देखी जाती है। कभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको ब्रेक करना, उसको रोकना, लोकल ऑफिशियल्स को मारना, ये सारी चीजें आपको करेगुट्टा में देखने को मिलती है। और ये है आपका छत्तीसगढ़ तेलंगाना के बॉर्डर पर स्थित है, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा बी। करेगुट्टा की पहाड़ी भी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में शामिल है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहां कहां चलाया जाएगा? तो करेगुट्टा हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, बीजापुर हो गया, नारायणपुर हुआ, सारे क्षेत्रों में चलाई जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान किस तिथि से आरंभ हुआ है? तो यहां पे डायरेक्ट आपसे डेट पूछा गया है कृषि संकल्प अभियान के बारे में। तो याद रखना है 15 मई 2025, 29 मई, ध्यान रखेंगे, जस्ट अ मिनट। हाँ, देखिए यहां पर पूछा गया आपसे कृषि संकल्प अभियान के रिगार्डिंग, तो याद रखेंगे यहां पर 29 मई से, 29 मई से, याद रखिएगा 29 मई 2025 से इसकी शुरुआत की गई है। पूछा है आपसे कृषि संकल्प अभियान। इस अभियान के तहत क्या है? एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देना, इन सभी चीजों पे फोकस किया गया है। तो आपको डेट याद रखना है 29 मई 2025 से। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर योजना, पहली चीज अमृत, याद रखिएगा, अमृत भारत मिशन, अमृत भारत योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत सरोवर योजना, ये सब कब शुरू हुआ? 75th एनिवर्सरी पे। किसका? भारत के 75th रिपब्लिक एनिवर्सरी पे हमारा यहां पर क्या स्टार्ट हुआ है? अमृत शब्द के साथ अलग अलग योजनाएं। पूछा जा रहा है सरोवर योजना, ध्यान रखिएगा, सरोवर का मतलब होता है तालाब। ठीक है, तालाब। तो सरोवर योजना जो है किससे जोड़ा गया है या किससे जोड़ने पर जोर दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, लोकल एरियाज में लिवलीहुड को बढ़ावा देने के लिए, लोकल लिवलीहुड को, स्थानीय आजीविका को बढ़ाने के लिए अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की गई है। क्या रखेंगे यहां पर? याद रखना है आपको, स्थानीय क्षेत्र में स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए अमृत सरोवर योजना का शुरुआत किया गया है। जब अमृत सरोवर योजना आ रहा है, इसी तरीके से अमृत स्टेशन योजना आएगा। ये जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है, ये सारी चीजों को आपको याद रखना है। अमृत सरोवर योजना, अमृत भारत मिशन, अमृत स्टेशन योजना, ठीक है, अमृत महोत्सव, सारी चीजें। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बन जाएगा हमारा? सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। नवा रायपुर में ई ऑटो सेवा का शुभारंभ 2 संस्थाओं के सहयोग से हुआ है, लेकिन वो 2 संस्थाएं कौन है? तो दोनों संस्थाओं का नाम पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, ई ऑटो सेवा की शुरुआत की गई है। जैसे कोई एयरपोर्ट जाना चाहता है, बस स्टैंड जाना चाहता है, ठीक है, रेलवे स्टेशन जाना चाहता है, ठीक है, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन जाना होता है, तो इन सब की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, यानी यातायात की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा ई ऑटो सेवा का शुभारंभ किया गया है। और इसकी शुरुआत की गई है नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, ध्यान रखिएगा, न्यू रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण और बिहान योजना के तहत। ठीक है, क्या रहेगा? नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण और बिहान, ये 2 संस्थाओं ने मिलकर के नगर सेवा में ई ऑटो सेवा का शुभारंभ किया है, जिससे एयरपोर्ट की फैसिलिटी होगी, अच्छी होगी, यानी ट्रांसपोर्टेशन सुविधा अच्छा होगा, या बस स्टैंड नियरेस्ट होंगे तो वहां पे सुविधा मिलेगी यात्रियों को। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहां पर बन जाएगा आपका ए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास नियद नेल्ला नार। ध्यान से देखेंगे, योजनाओं के बारे में, स्कीम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। नियद नेल्ला नार योजना कितने किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव को लाभ मिलेगा? तो याद रखिएगा, पहले जो था
नक्सलियों के विरुद्ध में सैन्य छावनी लगाई जाती थी, ठीक है, सैन्य कैंपिंग होती थी, बटालियंस होते थे वहां पे। अभी इन सभी का दायरा बढ़ाया गया है। पहले क्या था, पहले 3 किलोमीटर तक का दायरा था, ध्यान रखेंगे, पहले 3 किलोमीटर का दायरा था, यानी कि अगर यहां पर कोई नेचर कैंप है, अगर नक्सलियों के अगेंस्ट में काम करने के लिए कोबरा कमांडो हो या आपका सैन्य पुलिस बल हो या अर्ध सैनिक बल हो या पुलिस रेजिमेंट के कुछ लोग हों, तो इन सभी का दायरा बढ़ाया गया है। अभी तक 3 किलोमीटर था और अब इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 10 किलोमीटर, यानी कि अगर एक कैंप यहां पे है तो इसका एरिया 10 किलोमीटर होगा और 10 किलोमीटर एरिया में कोई भी नक्सली गतिविधि होगी तो उसके अगेंस्ट में काम कौन करेगा, ये नियर अबाउट का कैंप। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा, ठीक है। तो नियद नाल यहां पर याद रखना है, नियद निल्ला नार योजना, नियद निल्ला नार योजना किस पर्पस के लिए है, तो ये नक्सलियों के विरुद्ध काम करने के लिए है। इस योजना के तहत कैंप से नियरेस्ट गांव के 10 किलोमीटर के रेंज में अगर हम बात करें तो ये सहायता प्रदान करेगी। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका बी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ में रेलवे ट्रैक विस्तार, ध्यान रखिएगा, रेलवे ट्रैक विस्तार के लिए कुल कितनी राशि का निवेश किया गया है। अभी आप देख रहे होंगे तो कुछ समय पहले तक रेलवे का डेवलपमेंट होता था जिसपे डीजल इंजन की लोकोमोटिव्स दौड़ती थी, डीजल इंजन वाली लोकोमोटिव्स चलती थी। अब हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यानी डे बाय डे डेवलपमेंट बढ़ रहा है। तो सेम मैनर में छत्तीसगढ़ में ट्रैक विस्तार के लिए हाल ही में 18,658 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। ध्यान रखिएगा, 18,658 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और छत्तीसगढ़ के सुदूर क्षेत्रों में भी रेलवे से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ट्रैक विस्तार का काम किया जा रहा है। क्लियर रहेगा। इसी ट्रैक विस्तार के साथ साथ वन्य जीवों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे हाथियों के पार करने के लिए रेलवे ट्रैक पार करना है हाथियों को, तो अंडरग्राउंड हो गया या फिर उसके ऊपर से ब्रिज बना दिया जाता है, ये चीज की जा रही है अभी। तो प्रेजेंट में 18,658 करोड़ रुपए की राशि का निवेश किया गया है, किसके लिए, राज्य में रेलवे ट्रैक विस्तार के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहां पर, समावेशी आजीविका योजना। अगेन हम स्कीम्स की बात करें तो समावेशी आजीविका योजना का शुरुआत छत्तीसगढ़ के किन जिलों में हुई है। ध्यान रखेंगे, समावेशी आजीविका इंक्लूसिव लिवलीहुड स्कीम के बारे में बात हो रही है आपसे, तो किन किन जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। तो गाइस ध्यान रखेंगे, समावेशी आजीविका योजना में क्या होता है कि लोकल लेवल पे जितने भी लोग होते हैं जो किसी तरीके से बाहर जाकर के काम नहीं कर सकते या उनके रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे, तो उन सभी के लिए राज्य सरकार हमेशा टाइम टू टाइम एक नया स्कीम चलाती है और उनके लिवलीहुड को बढ़ाने के लिए, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए कोशिश करती है। तो इसी कोशिश के दौरान समावेशी आजीविका योजना की शुरुआत की गई है और सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई है जसपुर और कबीरधाम जिले में। याद रखेंगे, जसपुर और कबीरधाम जिले में। जैसे ही जसपुर का नाम आता है आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए मयाली नेचर कैंप। कौन सा? मयाली नेचर कैंप। मयाली नेचर कैंप के साथ साथ आपको याद करना है छत्तीसगढ़ का नागलोक तपकरा। ध्यान रखेंगे, तपकरा छत्तीसगढ़ का नागलोक। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं, तो करंट अफेयर जब आप पढ़ रहे हो तो उन पूरे फैक्ट्स को आप रिवाइज किया कीजिए, ये आपके बेनिफिट होगा, इससे आपको काफी अच्छी हेल्प मिलेगी, सब्जेक्ट्स पे पकड़ बनेगी। ठीक है, तो मयाली नेचर कैंप और तपकरा। ठीक है, इसके अलावा कुनकुरी का नाम रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चर्च वहां पे कहां है, कुनकुरी में है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ में कितनी लागत से 4 स्मार्ट औद्योगिक पार्क, ध्यान रखिएगा, स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। क्लियर है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ के कितनी लागत से 4 स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क, इससे पहले क्या था? ग्रामीण औद्योगिक पार्क, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। अब आ रहा है स्मार्ट औद्योगिक पार्क। तो आपको याद रखना है 445 करोड़ रुपए, 445 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है किसने? राज्य की कैबिनेट ने। ठीक है, राज्य विधानसभा में 445 करोड़ रुपए की
स्वीकृति दी गई है किसके लिए? स्मार्ट औद्योगिक पार्क। कितने स्मार्ट औद्योगिक पार्क? 4। तो क्वेश्चन अगर यहां से आपको चेंज करे कि 4 स्मार्ट औद्योगिक पार्क के लिए कितनी राशि? 445 करोड़। और 445 करोड़ की लागत से कितने राज्य औद्योगिक पार्क? तो आंसर 4। जब अगर पैसा देके टोटल नंबर ऑफ स्मार्ट औद्योगिक पार्क पूछे तो 4, और जब टोटल नंबर ऑफ औद्योगिक पार्क बोल करके आपसे टोटल निवेश के बारे में बात करें तो 445 करोड़। तो क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाया जाता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया जाता है। क्लियर रहेगा? तो जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आंसर सही कर पाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जिला निर्माण समिति। ध्यान रखेंगे, जिला निर्माण समिति, डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन कमेटी। जिला निर्माण समिति से संबंधित यहां पर क्वेश्चन आया है कि किन जिलों में किया जाएगा। तो जब जिला निर्माण समिति की बात आती है तो ध्यान रखिएगा, नक्सली उन्मूलन। बार बार मैं इस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने टाइम की बात करी है कि 31 मार्च 2026 तक हम पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त हो जाएंगे। तो नक्सलियों से रिलेटेड, नक्सली अभियान से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना है। तो जिला निर्माण समिति का गठन जो है नक्सली उन्मूलन अभियान से जुड़ा हुआ है और इसकी स्थापना सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में की जाएगी। ध्यान रखेंगे, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर। सबको पता है सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर में क्या हालत है। तो सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर नक्सलियों की गतिविधियां ज्यादा देखने को मिलती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा बी, जिला निर्माण समिति सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ में कितनी ग्राम पंचायतों में डिजिटल सुविधा केंद्र, डीएससी, ध्यान रखिएगा, डीएससी डिजिटल सुविधा केंद्र। क्या होता है डिजिटल सुविधा केंद्र में? तो डिजिटल सुविधा केंद्र में ग्रामीणों को अवेयर करना, आधार कार्ड से पैसा निकालना, आधार कार्ड अपडेट करना, लोगों को बैंकिंग सर्विस पहुंचाना, यानी हर एक नागरिक तक, हर एक सिटीजन तक डिजिटल सर्विस पहुंचे, इसके लिए डिजिटल सुविधा केंद्र खोला जाता है। तो राज्य में डिजिटल सुविधा केंद्र की शुरुआत की बात की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के 1460 ग्राम पंचायत, ध्यान रखेंगे 1460 ग्राम पंचायत में डिजिटल सुविधा केंद्र, ग्राम पंचायत में डिजिटल सुविधा केंद्र की शुरुआत करने की बात कही गई है। तो आपको यह याद रखना है। इससे पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन करा था कि कितने ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त किया गया और कितने ग्राम पंचायत में डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू हो रही है। तो दोनों को आप रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिजिटल सुविधा केंद्र कितने ग्राम पंचायत और टीबी मुक्त कितने ग्राम पंचायत। और आगे हम और पढ़ने वाले हैं भूजल संकट में सेमी क्रिटिकल में कितने ग्राम पंचायत, कितने विकास खंड और क्रिटिकल जोन में कितने विकास खंड, जहां पे भूजल संकट हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है मिशन लाइफ के तहत राज्य के स्कूलों में किस प्रकार की समिति का गठन किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, पूछा जा रहा है मिशन लाइफ। मिशन लाइफ का मतलब, लाइफ मतलब जीवन। तो जीवन का आधार क्या है? जीवन का आधार है कि हमें प्रॉपर एयर मिले। सबसे पहला तो वही है कि हम प्रॉपर सांस ले पाए तभी जिंदा रहें। तो प्रॉपर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो ऑक्सीजन की कमी ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं? वन संरक्षण करते हैं। ठीक है, वन संरक्षण के साथ साथ हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। तो जैसे ही आपके पास माइंड में यह बात है कि मिशन लाइफ, तो मिशन लाइफ स्कूल में किस प्रकार की समिति, तो तुरंत आपके माइंड पे जाना चाहिए कि हमारे सराउंडिंग का इकोसिस्टम बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, तभी तो हम अच्छे से जी पाएंगे, हमारी लाइफ अच्छी होगी। तो ये चीज याद रखना है कि स्कूल में किन समिति का गठन होगा, तो इको क्लब। ध्यान रखिएगा, इको क्लब। इको क्लब का काम क्या होगा? तो नेचर का कंजर्वेशन करना। ठीक है, प्रकृति का संरक्षण करना, वन और पौधों का संरक्षण करना, नए नए पेड़ लगाना, जल के लेवल को कंप्लीट कंट्रोल करने के लिए क्या करना है हमें? वर्षा जल का हार्वेस्ट करना। ठीक है, बारिश के पानी का संरक्षण करना, ये सारी चीजें हमें सिखाई जाएगी स्कूलों में और इसके लिए इको क्लब समिति बनाई जाएगी सारे स्कूलों में राज्य में। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार किस प्रकार की सेवा के लिए मिला। ठीक है, पहला ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार किस प्रकार की सेवा के लिए। तो 2025 में मोस्टली हमने ये देखा है कि आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेशन,
आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेशन। तो दो कैटेगरी थी, 5 से 7 वर्ष, 5 से 7 वर्ष, और दूसरा था 15 से 17 वर्ष। 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के जितने भी लोग थे उनको आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक अपडेशन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को पूरे देश में यानी कि 2025 में अवार्ड मिला है। पहले नंबर पे ऐसा है जिसने 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष तक की आयु का बायोमेट्रिक अपडेशन में नंबर 1 रैंक हासिल किया है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहां पर बन जाएगा ए। किस पर्पस के लिए मिला है, किस सेवा के लिए, तो आधार कार्ड बायोमेट्रिक अपडेट के लिए। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगेन एग्रीकल्चर बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, ठीक है, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, ध्यान रखेंगे, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए छत्तीसगढ़ के कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो पूरे भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के इंप्लीमेंटेशन में राज्य नंबर 1 पे है। ध्यान रखिएगा, लघु, मीडियम और लार्ज, मीडियम एंड लार्ज कैटेगरी में, ठीक है, क्लियर, मध्यम एवं बड़े राज्यों के कैटेगरी में, राज्य वर्ग में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को फर्स्ट बेस्ट स्टेट के उसमें मिला है। ठीक है, सॉरी, सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में मिला है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। क्लियर रहेगा, सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, यानी कि करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका बी, सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। पहले नंबर पे किसके लिए मिला है, आधार कार्ड बायोमेट्रिक अपडेट के लिए, और सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के लिए मिला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन जिलों को फसल बीमा योजना, अभी हमने फिर से पढ़ा, क्या मिला था, सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। अब पूछा जा रहा है जिले के कैटेगरी में कि छत्तीसगढ़ के किन जिलों को फसल बीमा योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए चुना गया है, यानी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए किन 2 जिलों को चुना गया है। तो आपको ध्यान रखना है मोहल्ला मानपुर चौकी जिला, ठीक है, मोहल्ला मानपुर चौकी जिला, और इसके साथ साथ एक चीज और भी याद रखना है कि मोहल्ला मानपुर चौकी को तो मिला ही है, साथ में शक्ति को भी मिला है। ध्यान रखेंगे, शक्ति जिला जो है, जो जांजगीर चांपा से अलग होकर के बना है, शक्ति जिला, मोहल्ला मानपुर चौकी जिला, इन दोनों जिलों को फसल बीमा योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए चुना गया है। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका सी। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ की पैरा एथलीट छोटी मेहरा, ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ की पैरा एथलीट छोटी मेहरा किस जिले से संबंधित है। ठीक है, किस जिले से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, ध्यान रखेंगे यहां से, किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की पैरा एथलीट छोटी मेहरा किस खेल से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, छोटी मेहरा जो है ये है कवर्धा की रहने वाली, यानी कबीरधाम जिला की। ठीक है, कबीरधाम जिला की रहने वाली हैं, और इनका खेल जो है, जो पैरा एथलीट है, ये शॉर्ट पुट और डिस्कस थ्रो के लिए है। किस चीज के लिए है, शॉर्ट पुट एंड डिस्कस थ्रो के लिए, ध्यान रखिएगा, डिस्कस थ्रो। ठीक है, गोला फेंक और चक्र फेंक के लिए, ध्यान रखेंगे, छोटी मेहरा पैरा एथलीट है, कबीरधाम जिले से रिलेटेड है, और शॉर्ट पुट एंड डिस्कस थ्रो के लिए फेमस है। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बस्तर संभाग का पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत कौन सा है। ग्राम पंचायत, ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि बस्तर संभाग में जितने भी पंचायतें हैं, उन पंचायतों में बड़े सेत्ती करके एक पंचायत है। ध्यान रखिएगा, बड़े सेत्ती पंचायतों में नाम क्या है, बड़े सत्ती, ये पहला ग्राम पंचायत है जो नक्सल मुक्त हुआ है। और यहां पर इस गांव के, इस पंचायत के 11 नक्सली, मोस्ट वांटेड नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है,
और सरकार की योजना के तहत इनको 50-50 हजार रुपए की लिवलीहुड प्रोवाइड की जाती है, सहायता राशि दी जाती है, जिससे इनका लाइफ थोड़ा सुगम हो सके। ठीक है, तो यहां याद रखना है बड़े सत्ती ग्राम पंचायत। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहां पर होगा आपका ए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, अत्याधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना कहां की जाएगी? कोई भी नई चीज हो, ध्यान रखिएगा, कोई भी नई चीज हो, कोई भी बड़े लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, उन सभी में नवा रायपुर आगे है, बिकॉज हम लोग इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी की तरह से हम लोग स्टेट कैपिटल टेरिटरी डेवलप कर रहे हैं। क्लियर रहेगा? स्टेट कैपिटल टेरिटरी, जैसे दिल्ली NCR बोला जाता है, NCT बोला जाता है, सेम मैनर में हम क्या कर रहे हैं, स्टेट कैपिटल टेरिटरी के रूप में डेवलप कर रहे हैं, जिसमें नवा रायपुर हो गया, नवा रायपुर से जुड़े संलग्न जितने भी आसपास के कंटिजियस क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी। तो गाइस ये था आज का हमारा सेशन। हम बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं आपसे दूसरे सेशन में। मैं हूं प्रशांत पांडे, बने रहिए आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इस सेशन में आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, आप एग्जाम में बहुत ही बेस्ट परफॉर्म करने वाले हो। ओके, थैंक यू सो मच।